तो कुछ बच्चों की क्वेरीज आई हैं कि क्या हम कोई टाइम टेबल फॉलो करने वाले हैं। हम बिल्कुल टाइम टेबल फॉलो करने वाले हैं। अभी तक थोड़ा चीज़ें रैंडम चल रही थी। आई एक्सेप्ट इट, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, मेरा सजेशन है मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। सो दीज विल बी द मिनिमम डेज ऑन विच आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस, एंड द टाइम टेबल दैट आई प्रपोज वॉज फ्रॉम 5 to 7। तो वो 7 मुझे लगता है थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे एक दिन में कम है और 3 दिन ही हम पढ़ेंगे। उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे। तो ये जो 6 घंटे मिनिमम होंगे, ये दैट विल बी लाइव क्लासेस। ठीक है, तो कुछ एक तरह से हम हाइब्रिड की तरह पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड लाइव क्लासेस का। और जैसा मैंने आपको आज मैसेज में लिखा, आई एम ट्राइंग कि ये वाली क्लास में रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। आई होप कि ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, जो बच्चे जूम पे आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं बच्चों, ये प्रॉब्लम है एक जूम के अंदर कि 40 मिनट्स के अंदर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो you have to again rejoin the same meeting room. Okay, so if it happens, it will happen, because I have not taken a paid membership yet, क्योंकि बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि जूम पे आप क्लास मत लो, क्योंकि उनका बहुत ही बेहद कीमती डेटा जूम वाले चुरा सकते हैं। तो ऐसा मतलब इनसिक्योर प्लेटफॉर्म है, विच आई ऑल्सो थिंक कि हाँ ठीक है। तो एक दो बच्चों ने मुझको रिकमेंड किया है कि सिस्को वेबएक्स करके है, उसको ट्राई करें। तो मैं आज कोशिश करता हूँ। ठीक है, देन वील कम बैक। तो आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा तेज बोलिए। इज इट, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? जरा यस बोल के मेरे को बताएं, यस और नो, वट एवर इट इज। कैन यू हियर मी क्लियर इनफ? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? कुछ बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा। यार, आई शुड बी सीन, ऐसे प्रॉब्लम आनी तो नीचे। देखो जरा दोबारा एक बार। कैन यू सी मी ना? ओके, चलो बच्चों, देख पा रहे हो ना मेरे को? क्लास स्टार्ट करें? एक बार बस यस लिख दो लास्ट में कि एवरीथिंग इज फाइन, सो दैट आई कैन स्टार्ट। ओके, सात्विक ने बोल दिया कि सही है सब कुछ। चलो तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर जो मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे थे वो आपने देखे हैं। अगर आपने देखे हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। नहीं देखे हैं तो मैं उनको 5 मिनट का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। ठीक है, कि रिकॉर्डेड लेक्चर में वो वाली बात नहीं आ पाई थी। मतलब आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स मुझे खुद ही फील हुआ था कि मैंने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दी उन लेक्चर्स में। तो मैंने सोचा था कि जब भी लाइव क्लास होगी तो आई विल काइंड ऑफ इंटरेक्ट ऑन दोज टॉपिक्स विद यू। चलो तो हम लेट स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक से। लिखे अपनी कॉपी में सब लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या किसी भी प्रकार की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वर्क एनर्जी, चलो ऐसे देखते हैं कि जब भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, व्हेनेवर देयर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, ये कौन सी होती है तो आपको पता ही है। कौन कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग के बारे में आपने क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, और स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है चैप्टर 1 के अंदर। तो यहां पर हमने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे जुड़ी हुई एक पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी से पहले सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है बच्चों? इट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लिखो जरा, इवन इफ यू हैव मेड द नोट्स, आई अंडरस्टैंड, एज्यूम दैट यू डोंट नो इट। लिखो जरा, अच्छे से समझेंगे इसको। तो डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो जितना वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स करेगी उसका नेगेटिव डेल्टा यू होगा। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कब करेगी? तो आप एक चीज को याद कर लो कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो उस चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क जरूर करेगी, और उसी सिचुएशन में उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी बदलेगी। इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, वो आपके सामने लिखी हुई है।
कि डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, समझ में आ गई बात? अब देखते हैं, इसके बाद एक वर्क एनर्जी थ्योरम आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब लोगों का ऐसा मानना था कि हम कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क की टर्म्स में तो डेल्टा यू को डिफाइन कर, अच्छी बात है, लेकिन हमको एक्सटर्नल एजेंट की टर्म्स में भी, या एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है उसकी टर्म्स में भी डेल्टा यू को डिफाइन करना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना था। तो उसके लिए लोग क्या लेकर आए? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एनी अदर फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो फ्रिक्शन की हम बात नहीं करते, तो नॉन कंजर्वेटिव को जीरो बोल दिया, सूडो फोर्स की बात नहीं करते, इसको जीरो बोल दिया, ठीक है? ठीक है, अरे भैया अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या हो रहा है यार आज? आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग। चलो मैं अपने फोन को देखता रहता हूँ, अगर दिक्कत होगी तो मुझे बताना। अच्छा, मैंने भी सिर्फ इतना बताया बच्चों कि ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय एनी अदर फोर्स, जो हमारे केस में एक्सटर्नल होने वाली है, उसका जो सम होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमको बताता है। अब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन होती है तो एब्सेंट होती है, सूडो नहीं होती है, ठीक है? तो इनका वर्क हो जाता है बच्चों जीरो, इनका वर्क कितना हो जाता है? जीरो। तो केवल कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल मिलकर के चार्ज पे वर्क करती हैं। तो जब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर ये फोर्स तो बाय डिफॉल्ट लगनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। हमने अपनी तरफ से इस वाली फोर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, विच इज विच फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। और हमने बोला कि इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा के। हम ये बेसिकली करना चाहते हैं कि हम इसकी टर्म्स में ये निकालना चाहते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल वर्क के टर्म्स में कितनी होगी। तो लिखो अपनी कॉपी में, आवर एम इज टू फाइंड आउट डेल्टा यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल, अब इसके भी कुछ फायदे होते होंगे, है ना, जिनको हम देखेंगे अभी धीरे धीरे करके। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है तो बाय डेफिनेशन ये भैया माइनस ऑफ डेल्टा यू होगा। वर्क डन बाय अदर का मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये डेल्टा के होगा। अब लोगों ने कहा भैया डेल्टा के को हटाओ यहां से, तो डेल्टा के को लोगों ने कर दिया जीरो। डेल्टा के को जीरो करने का क्या मतलब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। डेल्टा के को जीरो करने का मतलब है कि चार्जेस को आपने बहुत स्लोली मूव कराना है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। नोट करते जाओ रहा इसको कि डेल्टा के जीरो का मतलब होता है कि चार्जेस शुड बी मूव्ड वेरी वेरी स्लोली विदाउट एनी एक्सेलरेशन। charges should be moved very very slowly without any acceleration. Is it clear? ठीक है, तो इसको जीरो कर दिया तो यहां से क्या आ गया देखो जरा, W एक्सटर्नल आ गया डेल्टा U के बराबर। यही तो हम चाहते थे। ऊपर भी W एक्सटर्नल ऊपर भी डेल्टा U की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन हमने जो चाहा हमने वो किया। लेकिन वो करने के पीछे एक कंडीशन लगाई कि डेल्टा के शुड बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो अगर वो पूछेगा कि वर्क एक्सटर्नल डेल्टा यू के बराबर हो सकता है, बोलना हो सकता है, लेकिन उसके लिए डेल्टा के को कितना होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब चार्जेस को धीरे धीरे मूव करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू। यहां से बच्चों डेफिनेशन निकल के आती है डेल्टा यू की इसकी टर्म्स में। तो लिखेंगे अपनी कॉपी में, चेंज इन पीई ऑफ अ सिस्टम, change in PE of a system is defined as, ये लिख रहे हो ना कॉपी में, मेरी शक्ल मत देखो प्लीज, राइट इट डाउन एज इफ यू आर अटेंडिंग अ क्लास। Change in potential energy of a system is defined as the work done by external agent, in moving the body from one point to the other, क्या काफी है इतना? Is it sufficient to say कि भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और डेल्टा यू बराबर होते हैं? Is it sufficient? The answer is no.
देयर इज अ कंडीशन बिहाइंड इट, क्या कि डेल्टा के कितना होना चाहिए, 0। आगे लिखो, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अच्छा, कुछ बच्चों को मेरे को अचानक से जो बातें याद आ रही हैं, वांटेड टू कम्युनिकेट विद यू बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट ऑल दोस थिंग्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। कुछ बच्चों का ये कंसर्न आ रहा है कि सर आपकी स्पीड तो बहुत ही स्लो है। बच्चों, मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, ठीक है। अभी तक हम ये जूम वगैरह को फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, मुझे लग रहा है शायद खुल जाएगा, बट अब मुझे पता है ये पूरा साल नहीं खुलना। तो ऑल ऑफ यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि घर से इसी तरह से आपको पढ़ना है, और मैं भी प्रिपेयर्ड हूँ कि घर से मेरे को ऐसे ही पढ़ाना है, ठीक है। नाउ विद दिस जूम एंड एवरीथिंग विल बी एबल टू कंडक्ट लॉन्ग क्लासेस, डोंट वरी। अगर तुम्हें लगेगा स्पीड कम है, संडे को 5-6 घंटे एक साथ पढ़ा दिया करो, ठीक है, बीच बीच में ब्रेक लेके 10-10 मिनट की, तो हम वील कवर अप एवरीथिंग, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो W एक्सटर्नल डेल्टा U के बराबर हो गया भैया। हमारी एक टास्क थी, हमने उसको अकम्प्लिश कर लिया कुछ ना कुछ करके। अब देखते हैं, अब हमारी अगली टास्क है कि हमको डेल्टा U में इंटरेस्ट नहीं है ना, हमें इंटरेस्ट इसमें है, U में। हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में इंटरेस्ट है, तो लोगों ने कहा इसी में से निकल सकती है शायद। तो पीपल सेड दैट UF माइनस UI, तो अगर आपके पास आ गया W एक्सटर्नल के बराबर तो आसान है, इसको जीरो कर दो किसी तरह से। अगर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर देते हो, तो उस केस में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आती है सिस्टम की, दैट विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन, यस और नो। तो यही काम किया लोगों ने। सो पीपल सेड दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving the bodies from a configuration where the initial potential energy was zero to the final configuration। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो दो चार्जेस दे दिए, Q1 और ये Q2। कोई बोले जी इनकी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, तो बोलना कि एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ेगा इन दोनों चार्जेस को यहां तक लाने में, कहां से, एक ऐसी जगह से जहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में कितनी थी, 0। फिर सवाल ये उठा कि चार्जेस के केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 कहां पे लिया जाए। तो बड़ा ही नेचुरल सा आंसर था कि जब दो चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन होगा, तो वो दोनों चार्जेस के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, दैट विल बी 0, क्योंकि उनका कोई रिश्ता ही नहीं आपस में। वो दोनों एक दूसरे से इतनी दूर है, इतनी दूर है कि उनका कोई आपस में ना तो फोर्स लग रही है, ना किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन है उनके बीच में। तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों के बीच में जब r डिस्टेंस होगा, तो जो भी इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिचुएशन में, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग दीज चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू अ फाइनाइट सेपरेशन। कि जब इनको इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, वहां से लेकर यहां तक लाने में जो भी वर्क मुझे करना पड़ा है, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। डू यू अंडरस्टैंड? तो यही हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं आगे। लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, potential energy of two charges is defined as the work done by external agent, the work done by external agent in bringing the charges from infinite separation, in bringing the charges from infinite separation to a finite separation small r। कि जो जब ये इंफिनिटी पे रखे हुए थे वहां से लेकर यहां तक लाने में जितना भी मुझे वर्क करना पड़ा है, वो सारा का सारा वर्क इसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों अगर आप डेरिवेशन वगैरह के वो वीडियो देखोगे, 3 वीडियो जो मैंने आपको भेजे थे, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे बस ये था कि मैं शायद ये वाली चीज आपको उतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाया था जितना मैं चाहता था, ठीक है। फिर मैं आपको बताया था उसके बाद हमने क्या किया था। डेरिवेशन करने के बाद हमने एक u का एक्सप्रेशन निकाला था, विच इज KQ1 Q2 बाय R। मैंने आपको उसमें यह भी स्ट्रेस करके बताया था कि चैप्टर 2 के जितने एक्सप्रेशन है हमारे पास, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन हो, चाहे वो वर्क के एक्सप्रेशन हो, चाहे वो पोटेंशियल के एक्सप्रेशन हो, हर एक्सप्रेशन के अंदर बच्चों आपको चार्ज का साइन पुट करना है। यू हैव टू पुट द साइन ऑफ द चार्ज। मतलब ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ चैप्टर 2 आर साइन सेंसिटिव। चार्ज के साइन को लेकर सारे एक्सप्रेशन सेंसिटिव हैं, जबकि चैप्टर 1 के सारे एक्सप्रेशन दे वर नॉट साइन सेंसिटिव। उनके अंदर साइन की सेंसिटिविटी नहीं थी। तो ये लिख लो अपनी कॉपी में, ऑल एक्सप्रेशंस इन चैप्टर 2 आर साइन सेंसिटिव। ठीक है,
चलो अब इसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने उसमें लेक्चर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए थे, जिन जिन बच्चों ने वो लेक्चर देख लिए उनको तो कोई डाउट नहीं होगा, बट एक आध क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ ताकि अगर जिन बच्चों ने नहीं भी देखा है उनको अब देखने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी और उतनी बोरियत नहीं होगी, है ना। चलो तो लेट्स सी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक स्क्वायर है, उसके वर्टिसेस के ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू। ठीक है, स्क्वायर की साइड बच्चों ए लेनी है। तो फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्क्वायर। निकालो फटाफट से इस स्क्वायर की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है यू, वो होती है KQ1 Q2 बाय R। तो पहले आइडेंटिफाई करो कितने पेयर्स बन रहे हैं, हर पेयर की पी लिखो, सबको ऐड करो, टोटल करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। आंसर आप मेरे को व्हाट्सएप से भेज सकते हो, फोटो खींचो और भेज दो कि सर ये आंसर आ रहा है। टाइप करना तो मुश्किल है। हाँ तो बच्चों लेट्स सी। तो देखो स्क्वायर के ऊपर बच्चों 6 पेयर्स बनते हैं, 4 पेयर तो साइड्स के ऊपर, 1 2 3 4, एक ऐसे 5 और एक ऐसे 6। तो 6 की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो जैसे देखें इन दोनों की क्या होगी, KQ² अपॉन A। इन दोनों की क्या होगी, माइनस KQ², है ना। इन दोनों की प्लस KQ², इन दोनों की माइनस KQ²। तो एक माइनस आएगा इन दोनों का, फिर इन दोनों का फिर से प्लस आएगा, ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों का फिर से मतलब 2 प्लस आएंगे और 2 माइनस आएंगे। ठीक है, प्लस ये जो डायगोनल पे ये और ये, इनकी भी माइनस में आएगी दोनों की, KQ² अपॉन √2A माइनस KQ² अपॉन √2A। इस तरह से कुछ आ रहा है। तो अगर आप टोटल करोगे तो आंसर सिर्फ ये तो चारों कट जाएंगे आपस में, सिर्फ ये दोनों बचेंगे। तो आंसर विल बी -2KQ² अपॉन √2A। तो इस तरह से हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को जो है निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन तो हो गया, इसमें डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी पूछी। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन गिवन है, इफ यू लुक एट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर, 4 या 5th क्वेश्चन है सॉल्व्ड एग्जांपल में, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन वहां पे गिवन है। एक क्वेश्चन और आता है इसके ऊपर कि अगर मान लो 4 चार्जेस पहले से ही पड़े हुए थे, मान लो ये Q है, ये Q है, ये Q है, ये Q है, एक 5वां चार्ज है जो इंफिनिटी में पड़ा हुआ बच्चों, -Q। इस -Q वाले को उठाकर आपको इस स्क्वायर के सेंटर पे डालना है, यहां पे -Q वाले को उठाकर इस स्क्वायर के सेंटर पे रखना है। तो उस दौरान आपको वर्क कितना करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ईजी है। आई वॉन्ट यू टू ओपन अप योर ब्रेन विद रिस्पेक्ट टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं आपका दिमाग खुल जाए इन वाले क्वेश्चंस के लिए। तो ध्यान से देखना जरा, ये चार्जेस तो अपनी जगह पे फिक्स है, ध्यान से देखना, फंडा समझ में आ गया तो सब कुछ खत्म। जब कोई चार्ज अपनी जगह से बच्चों हिलता नहीं है ना, तो लेट से 2 चार्जेस फिक्स है ये दोनों, तो इन दोनों की आपस की पोटेंशियल एनर्जी बदलने वाली नहीं है, तो इन दोनों के हिसाब से कोई वर्क होने वाला नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी बदलने वाला कौन चार्ज है, वो वाला। क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो जब भी कोई चार्जेस का सिस्टम होता है, उनमें मान लो कुछ चार्जेस फिक्स्ड हैं और कुछ चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो जो चार्जेस मूव करते हैं केवल उनके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बदलती है। तो वो चार्ज मूव कर रहा है तो मुझे उसके हिसाब से सब कुछ सोचना है। तो देखो ये 4 तो रुके हुए अपनी जगह पे, इनके ऊपर लगा दो क्रॉस कि भैया ये तो मूव करेंगे नहीं, तो मैं लिखूंगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे इनकी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी बदलेगी नहीं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हालांकि इनकी होगी, लेकिन जब डेल्टा यू की कैलकुलेशन करनी है ना बच्चों, तो ये जितनी शुरू में इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी बाद में भी होगी। सो आई कैन इग्नोर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फिक्स्ड चार्जेस। तो इसमें लिखो ये चीज, लिखो इन सच क्वेश्चंस इग्नोर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फिक्स्ड चार्जेस। तो जो फिक्स्ड चार्जेस हो ना, उनके ऊपर क्रॉस लगा देना ऐसे, और उनकी आपस में मत लेना, 2 क्रॉस की आपस में मत लेना। चलो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी सिस्टम की इन चारों की आपस में, वो तो इग्नोर करेंगे। इसकी उस -Q के साथ इंफिनिटी डिस्टेंस है, जब 2 चार्जेस में इंफिनिटी डिस्टेंस होगा तो KQ1 बाय Q2, KQ1 Q2 बाय इंफिनिटी कितना आएगा, 0 ही तो आएगा।
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 0 इसकी, इसकी उस माइनस क्यू के साथ 0, तीसरे की भी 0, चौथे की भी 0, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर वो बोलेगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट इज एक्चुअली नॉट 0 बच्चों, वो इसकी तो है ही आपस में, तो अगर क्वेश्चन में यू आई पूछा होगा तो उस केस में आपका आंसर 0 नहीं आएगा। लेकिन जब डेल्टा यू पूछा होगा तो उस कैलकुलेशन को करने के दौरान शॉर्टकट है कि हमने इसको 0 मान लिया। चलो कुछ बच्चों ने आंसर दिया, लेट्स सी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, उस वाले माइनस क्यू को लाकर यहां रख दो। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा दो डायग्राम बनेंगे, एक इनिशियल डायग्राम और एक फाइनल डायग्राम। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली पहले डायग्राम से, अब इस चार्ज को यहां लाके रख दिया, अब इसकी इसके साथ तो होगी, इसकी इसके साथ भी होगी, इसकी इसके साथ भी होगी और इसकी इसके साथ भी होगी। तो हम बोलेंगे यहां पे आएगा यूएफ की, यूएफ में एक पेयर की निकाल लो इन दोनों की, कितनी होगी के क्यू माइनस क्यू अपॉन कितनी होगी बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है डायगोनल का आधा, a बाय रूट 2, सो इट इज a बाय रूट 2। अब ऐसा चार पेयर है, 1 2 3 4, तो यहां पे आ गया 4। तो दिस इज यूएफ। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा यू, तो डेल्टा यू यूएफ के बराबर ही आ गया, वाई बिकॉज यू आई वॉज 0, यस और नो। तो ये भी ध्यान रखो कि डेल्टा यू की वैल्यू यूएफ के बराबर तब होती है जब यू आई कितना होता है 0 होता है। तो ये आंसर आ गया 4 के क्यू क्यू रूट 2 अपॉन ए विद अ माइनस साइन। इज इट क्लियर? अब बोलोगे सर ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? आपको बच्चों में ध्यान रखना है कि जब भी सिस्टम में फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी, फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। जैसे दो मासेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, है ना। उसी तरह से दो दो चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं दोनों के दोनों या दोनों नेगेटिव हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी अगर दोनों का साइन सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब होता है बच्चों फोर्सेस आर रिपल्सिव। लिखो इस चीज को अपनी कॉपी में कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी इंप्लाइज दैट फोर्सेस आर रिपल्सिव and negative potential energy implies that the forces are attractive. चलो आई होप सबको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब चार्जेस को हिलाया जाता है अपनी जगह से तो पोटेंशियल एनर्जी बदलती है, और वो निकालने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आप प्लीज उन वीडियो लेक्चर्स को देखना, उसमें डिटेल में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं इनके ऊपर। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बोलूं यहां पर एक चार्ज है Q, ठीक है, और यहां पर एक बहुत दूर एक चार्ज पड़ा हुआ है Q नॉट। बहुत दूर का मतलब कहां पड़ा है, इन्फिनिटी पे पड़ा है। अगर उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेट से यहां पे लाके रखना हो, ऐसे किसी भी रास्ते से ले आओ फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे सीधा ले आओ टेढ़ा ले आओ जैसे मर्जी ले आओ, तो जो वर्क करना पड़ेगा रास्ते में वो कितना होगा बच्चों, के क्यू नॉट बाय आर। क्यों? क्योंकि यही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पे जब इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, आर का, यस और नो। तो जितना भी मैं उसको लाने में वर्क कर रहा था वो सारा इस सिस्टम को मिल गया किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब लोगों के मन में ना सवाल आया, लोगों ने बोला कि अगर वो वहां पे चार्ज +1 कूलम रख दिया होता, उसको लेकर के आए होते यहाँ पे, +1 कूलम को रख दिया होता और उसको लेकर यहां पे आए होते, तो देखते हैं क्या होता। ध्यान से देखना, यहां पे अगर +1 कूलम रख दिया होता और उस +1 कूलम को लेकर यहां आए होते, तो रास्ते में कितना वर्क हुआ होता, तो रास्ते में वर्क हुआ होता कि क्यू नॉट की जगह 1 हो गया होता बाय आर। बोला लोगों ने ये भी वर्क है, लेकिन दिस इज वर्क पर यूनिट चार्ज, दिस इज वर्क पर यूनिट चार्ज। तो लोगों ने बोला अच्छा, तो क्यू नॉट का आपने रोल ही खत्म कर दिया। कैसे? आपने क्यू नॉट को तो हटा दिया, उसकी जगह क्या रख दिया, 1 कूलम रख दिया। 1 कूलम को लाने में जो वर्क हो रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लोगों ने बोला इसको हम इस पॉइंट का जहां पे लाके रख रहे हो उसको पोटेंशियल बोलेंगे। तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ऐसा हमने बुक्स में पढ़ा भी होगा, है ना, लेकिन वो सब पढ़ के समझ में कुछ नहीं आता। मुझे तो कई साल बाद समझ में आया था कि ऐसा होता है। तो 1 कूलम चार्ज को वहां से लेकर यहां पे लाने में जो वर्क हुआ है वो बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल जो होता है ना वो किसी पॉइंट का होता है, किसी पॉइंट का। जैसे मान लो कोई आपसे बोले कि मुझे पोटेंशियल निकाल के दिखा, उसको बोलना भाई मुझे ये बता कि कहां पोटेंशियल निकालना है। तो लेट से अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो उसका मतलब ये है कि 1 कूलम को इन्फिनिटी से लेकर यहां तक लाने में जो वर्क होगा दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। यूनिट देखते हैं क्या होंगे, जूल पर कूलम। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन 3 वीडियोस को आप प्लीज देखें, ठीक है। उनके अंदर ये चीज मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए। चलो अब मैं आपको और बताता हूं इसके बारे में। जूल पर कूलम को बच्चों बोलते हैं वोल्ट, जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट। अब जरा समझते हैं कि मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने बोल दिया 20 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। इसका मतलब यह है कि 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से लाकर यहां पे रखने में 20 जूल का वर्क आपको करना पड़ेगा एज एन एक्सटर्नल एजेंट। दिस इज एक्सटर्नल। As an external agent, you will have to do 20 joules of work in bringing 1 coulomb from infinity to here. ठीक है। फिर लोगों ने बोला यार अगर 2 कूलम को लाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो लोगों ने बोला 1 कूलम का वर्क पता है कितना, 20 जूल। तो 2 कूलम का वर्क कितना होगा, बड़ा आसान है, 40 जूल। 3 कूलम का वर्क कितना होगा, 60 जूल। यस और नो। तो लोगों ने बोला अगर क्यू चार्ज होगा तो वर्क कितना होगा, क्यू इंटू 20। तो एक फॉर्मूला निकल के आया कि वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ये जो वर्क है दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल। नोट करो इसको, जरा लिखवाता हूं इसके बारे में और। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू इनटू वी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल किस चीज के लिए, अब देखो मैं इस पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बट माय लिमिटेशन इज आई एम नॉट एबल टू आस्क। अब इसका कोई सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। चलो ये वर्क कौन सा वर्क है, जरा अपनी कॉपी में लिख दो और मुझे फोटो भेजो। आई रियली वांट टू नो ये कौन सा वर्क है बच्चों। एक्सटर्नल तो है लेकिन एक्सटर्नल का वर्क किस काम में, मैं वो जानना चाहता हूं। अपनी कॉपी में लिखो, फोटो खींचो, भेजो मेरे को। ये कौन सा वर्क है और ये क्या है, व्हाट इज दिस। आई वांट टू नो बोथ दीज थिंग्स। मैंने भी समझाया सब कुछ आपको। वेरी गुड। तो सात्विक ने तो टाइप करके भेज दिया, बाकी बच्चों से फोटो भी नहीं भेजी गई, तो मुझे बहुत दुख हुआ है जानकर। अभी भी टाइम है, भेजो जरा इफ यू कैन। नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं। तो बच्चों ये वर्क जो होता है इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। समझ में आया। यही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी होता है, यही पोटेंशियल एनर्जी भी होती है इस चार्ज की जब इसको यहां पे रखा गया होता है। तो इसी एक्सप्रेशन को कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं। मान लो ये पॉइंट का नाम ए था तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट ए हो जाए। तो यही फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी में भी इस्तेमाल हो सकता है अगर इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो, और यही फॉर्मूला वर्क डन भी निकाला जा सकता है। और इस फॉर्मूले में जो चार्ज है बेटा ये साइन के साथ है, साइन के साथ, ठीक है। चलो भैया, हाँ, आर यू देयर। आया कुछ, वीडियो फ्रीज आ गया यार। हाँ बच्चों, आ रही है आवाज मेरी या नहीं आ रही, कैन यू हियर मी आमोग। ऑडियो क्लियर वीडियो फ्रोजन ऐसा बोल रहे हैं। तो आई थिंक इट इज अबाउट टू बी 40 मिनट्स। तो वीडियो उसने फ्रीज कर दिया, दोबारा ज्वाइन करते हैं सब लोग,
ठीक है, आई एम एंडिंग द मीटिंग, लेट्स कम बैक। ये चार्ज क्यू है। अगर मैं बोलता हूं यहां इंफिनिटी से एक एक कूलम के चार्ज को +1 कूलम को यहां लाने में लेट से 10 जूल का वर्क हुआ, और +1 कूलम को यहां से यहां लाने में लेट से 50 जूल्स का वर्क हुआ। ठीक है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके बच्चों क्या मुझे ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हो? कैन यू टेल मी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी? द आंसर शुड बी यस। कैसे? एक कूलम को यहां लाने में 10 जूल हुआ, तो बच्चों ये हो गया 10 वोल्ट। एक कूलम को वहां से यहां लाने में 50 जूल हुआ, तो ये हो गया 50 वोल्ट। समझ में आ गया? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कूलम को यहां से यहां लाने में कितना होगा, या ऐसा करते हैं ए से बी पे करते हैं, ए से बी पे लाने में कितना होगा वर्क, लिख दो जरा उस पे कितना होगा। ये तो बहुत आसान है, यू कैन टाइप इट फटाफट। ये भैया क्या हो गया? तो यहां से यहां लाने में कितना वर्क होगा? तो एक कूलम को यहां से यहां ले जाने में जो भी वर्क होगा ना बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दैट विल बी इक्वल टू वीबी माइनस वी ए। जो भी वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट का, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वीबी माइनस वी ए। ध्यान से सुनना, वीबी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग 1 कूलम फ्रॉम ए टू बी। एक कूलम को ए से बी पे लाने में इतना वर्क होता है। और अगर क्यू कूलम हो गया, क्यू कूलम, तो ये हो गया बेटा वन वन कूलम के लिए। अगर क्यू चार्ज होगा तो हम बोल देंगे क्यू इंटू वीबी माइनस वी ए। यूनिटरी मेथड है कि हमने मन में सोचा अच्छा एक कूलम को लाने में इतना वर्क हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, तो क्यू कूलम को लाने में कितना होगा, क्यू इंटू वीबी माइनस वी ए। इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। और बच्चों इसी एक्सप्रेशन को हम डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू के बराबर भी होता है, लेकिन उसके पीछे की कंडीशन हमको ध्यान रखनी है कि डेल्टा के कितना होना चाहिए इस प्रोसेस में, 0 होना चाहिए। और जब भी एक्सटर्नल एजेंट होगा तो ये चीज आप रट लो कि वर्क डेल्टा के की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज हमको ध्यान रखनी है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट आज की क्लास में मैं आपको यही पढ़ाना चाहता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है ढंग से। चलो, अब ये सारी कहानी पढ़ने के बाद दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, विच आई अंडरस्टैंड, मेरे भी होते थे एज अ स्टूडेंट, इनफैक्ट एज अ टीचर भी 4-5 साल तक बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे। तो इट्स ओके, आपके क्वेश्चंस होंगे मैं मानता हूं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन यू। अभी हम और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आगे लिखे पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक रीजन है बच्चों यहां पे, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जिस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये पॉइंट है बच्चों ए, ये पॉइंट है बी, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट। एक चार्ज है 1 कूलम, उस चार्ज को यहां से यहां लाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू वीबी माइनस वी। जब भी चार्ज को ए से बी पे लेके आते हैं तो जो वर्क करना पड़ता है दैट इज इक्वल टू वीबी माइनस वी। अगर एक कूलम के चार्ज को ए से बी पे लेके आते हैं तो वर्क डन करना पड़ता है कितना, डब्ल्यू बी ए, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वीबी माइनस वी। ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है मतलब आपको भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, या ऐसा बोल लो एक्सटर्नल एजेंट को बच्चों वर्क 0 करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो जरा, फोर्स इलेक्ट्रिक कितनी है, 0, तो फोर्स एक्सटर्नल भी कितनी लगानी पड़ेगी, 0। तो इसको देख के हम बोल सकते हैं कि सब 0 वर्क करेंगे, ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगी, ना ही आपको ही वर्क करोगे। तो अगर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन में एक चार्ज को मूव कराना है तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज 0 हो जाती है, मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। लिखो जरा, लिखो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन, in an electric field free region, no work is done in
transporting a charge from one point to the other. No work is done in transporting the charge from one point to the other. चलो अब ये देखते हैं, जरा ध्यान से देखो बच्चों। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और यूनिफॉर्म है, यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पर एक पॉइंट है बी, इस तरह की सिचुएशन है। यहां से 1 कूलम का चार्ज लिया +1 कूलम, और उसको मैं ए से बी पे लेके गया, ए से बी पे लेके गया। तो जब मैं उसको लेकर के जा रहा था, क्या उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी? बिल्कुल लग रही थी। कैसे लग रही थी? इस तरफ लग रही थी, ऐसे एफ इलेक्ट्रिक। क्या उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही थी? बिल्कुल लगानी पड़ रही थी, इस तरफ लगानी पड़ रही थी। ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही एक्सटर्नल फोर्स होती है, बस साइन का फर्क होता है, नेगेटिव साइन हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप चार्ज को एक्सेलरेट नहीं होने देना चाहते। तो एक्सटर्नल फोर्स जो होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट लग रही होती है। ध्यान दो बच्चों, आप अगर ए से बी पे लेके जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होती है। तो एक्सटर्नल फोर्स कैसा वर्क करेगी? फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर है। तो जब ए से बी पे चार्ज को लेके जाते हो 1 कूलम को, तो एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव वर्क कर रही है। लिखो जरा इसके नीचे, लिखो व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी, और चार्ज 1 कूलम की बात ही कर रहे हैं। व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। अब देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है बच्चों, वो होता है VB माइनस VA, तो कोई गलत नहीं है, ये तो आप सीख के आए हो अभी। मैं बोल रहा हूं ये नेगेटिव हो गया, VB माइनस VA जो है वो नेगेटिव हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब VB माइनस VA इज लेस देन 0। इसका मतलब VB इज लेस देन VA। इस पॉइंट का पोटेंशियल कम हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, ये मतलब है इसका। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये पोटेंशियल कम है और ये पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते हो तो आपका पोटेंशियल गिरता है। तो ये लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन वी मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली बात समझ में आ गई ना सबको? मैं और एक तरीके से समझाऊंगा अभी। लिखो, अभी रिजल्ट जो है वो बता रहा हूं, अभी एक और तरीके से समझाता हूं। देखो, व्हेन वी मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, आवर पोटेंशियल डिक्रीजेस। Our potential decreases, one of the most important points of electrostatics। क्योंकि इस वाले पॉइंट से बच्चों हमको पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिश्ता है। भाई दोनों एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, लेकिन उनमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलोगे तो बच्चों आपका पोटेंशियल गिरेगा, आपका पोटेंशियल गिरेगा। इज इट क्लियर? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलोगे तो क्या हो? सोचो, उधर जाने पे पोटेंशियल गिर रहा है, इधर आने पे क्या होगा? पोटेंशियल विल इंक्रीज। ये भी लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन वी मूव ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन वी मूव ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आवर पोटेंशियल increases, our potential increases। चलो, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपसे बोलूं यहां पर एक चार्ज है Q इज इक्वल टू 2 कूलम, यहां से 10 मीटर की दूरी पे पॉइंट है पॉइंट ए, और 20 मीटर की दूरी पे पॉइंट है पॉइंट बी। ओके, इस तरह की सिचुएशन है। आपको बोला जाता है बच्चों की VA निकालो और VB निकालो। जिन बच्चों ने वो लेक्चर देखे उनको मैंने उसमें बताया है कि एक पॉइंट चार्ज के आसपास की स्पेस में जो बेटा पोटेंशियल होता है, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ बाय R। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? KQ बाय R। तो ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से यहां कुछ पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से यहां भी कुछ पोटेंशियल होगा। दोनों पोटेंशियल निकालने को आपको बोला गया है, तो आप जरा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, फटाफट निकालो। और इसमें भी बेटा साइन पुट करना है, विद साइन, साइन के बिना कुछ नहीं होना इस चैप्टर में। हाँ तो निकालो जरा, VA कितना आ रहा है? VA आ रहा है KQ बाय R, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q कितना है बच्चों? 2 डिवाइडेड बाय R कितना है? 10। तो आंसर आ रहा है 18 इंटू 10 की पावर 8 वोल्ट। यूनिट्स वोल्ट आएंगे और साइन आएगा पॉजिटिव। समझ गए?
वी बी पे आते हैं। वी बी आएगा के क्यू बाय आर विच इज 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 20 मीटर। सॉल्व करा तो आया 9 इंटू 10 की पावर 8 वोल्ट। चेक करो आ गया कुछ बच्चों का? वेरी गुड। तो ये पोटेंशियल ए का आ गया, ये पोटेंशियल बी का आ गया, दोनों का साइन पॉजिटिव आ रहा है, दोनों का साइन पॉजिटिव आ रहा है। इससे क्या समझ में आती है बात? इससे बच्चों ये समझ में आती है बात, इससे ये समझ में आती है कि एक पॉजिटिव चार्ज के आसपास की जगह पे या पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो पोटेंशियल का साइन होता है वो भी पॉजिटिव होता है। नोट करो, लिखो द पोटेंशियल अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। अच्छा, इस Q से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकली होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? अपनी कॉपी में बनाओ जरा। इस Q से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो तो आप जानते हो ऐसी होती है, ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, हाँ के ना? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, नीचे से देख के लिख रहा हूं वैल्यू को, और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे, हाँ या ना? बोलो। तो कैन यू सी फ्रॉम हेयर दैट व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन योर पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग हेयर ऑल्सो। इससे यही तो आ रहा है, ये पोटेंशियल ज्यादा, ये पोटेंशियल कम। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चल रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल तो गिर रहा है। यस और नो? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हम एक नेगेटिव चार्ज का भी एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो बेचारा बुरा मान जाएगा। नेगेटिव चार्ज ले लिया -1 कूलम, यहां से 10 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है और यहां से 20 मीटर की दूरी पे एक और पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। फटाफट से वी ए वी बी निकाल के बताओ। ये -1 कूलम पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना होगा और यहां कितना होगा? निकालो, सेम कैलकुलेशन करनी है के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर कैलकुलेशन करनी है तो क्या आएगा? वी ए विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना है बच्चों? -1 बाय आर है 10, आंसर आएगा -9 इंटू 10 की पावर 8। वी बी जो है वो आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 20। आंसर आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 8। माइनस साइन के साथ आएंगे दोनों, तो ये आ गया -9 और ये आ गया -4.5। 10 की पावर 8 तो दोनों में ही है, तो इग्नोर करते हैं। कौन ज्यादा है? विच इज मोर? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज मोर। यस और नो? अच्छा, नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों वो ऐसे आती है, ऐसे अंदर की साइड। ये पोटेंशियल ज्यादा है, मोर, और ये लेस है, मतलब हाई लो। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चल रहा हूं ऐसे, तो कैन यू सी द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग? कैन यू सी दैट? वही मैं आपको दिखाना चाहता था इस एग्जांपल के थ्रू कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग मूव करेंगे तो आपका पोटेंशियल 100% गिरेगा, और जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेंगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। बिल्कुल सही राहुल, वेरी गुड। तो आपका पोटेंशियल उस केस में बढ़ेगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हमने रिश्ता देखा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यूनिफॉर्म होता है तो आपको पता है, लेकिन जो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यहां कुछ है, यहां कुछ है, यहां कुछ है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ। तो ये जो मैंने आपको रिजल्ट अभी लिखवाया है, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर बोथ यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करनी कि भैया यूनिफॉर्म के लिए है नॉन, दोनों के लिए सही है। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलोगे तो अपना पोटेंशियल गिराओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलोगे तो अपना पोटेंशियल गिराओगे। चलो अब मैं आपसे बोलूं कि यहां से बच्चों यहां चला तो आप बोलोगे सर वी विल फॉल, बिल्कुल सही। यहां से इधर चला तो आप बोलेंगे सर वी विल इंक्रीज, बिल्कुल सही। अगर मैं बोलूं बच्चों मैं ऐसे चला, मतलब ना इधर ना इधर,
इधर जाने पे गिरता है, इधर जाने पे बढ़ता है, मैं ऐसे चलना शुरू कर दूं बीच में, क्या होगा? पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलना शुरू कर दो तो ना तो आपका पोटेंशियल बच्चों गिरेगा, ना ही आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। लिख लो जरा इस बात को अपनी कॉपी में, लिखो व्हेन वी मूव अलोंग, सॉरी, व्हेन वी मूव परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, when we move perpendicular to electric field, comma, the potential neither increases nor decreases. The potential neither increases nor decreases, comma, it remains constant. It remains constant. तो यहां से निकल के आता है कॉन्सेप्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का, कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता होगा, एक ऐसा सरफेस होता होगा बच्चों कि जिसपे चलने पे हमारा पोटेंशियल नहीं बदलता। नाम ही है ना देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो कॉन्सेप्ट का नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन लिखेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी बोर्ड में। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स which, it is the locus of all points which are at same potential। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम का ये भी मतलब हो जाता है, ध्यान से देखना, कि अगर मान लो ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मान लो प्लेन है, मान लो बहुत सारी शेप्स होती हैं, बता दूंगा अभी। लेट से यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है बच्चों बी, एक कूलम के चार्ज को यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डज नॉट चेंज, तो एक कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? लिख दो जरा व्हाट्सएप पे, सोचो और लिखो। तो हम तो ये वाला फंडा लगाएंगे कि भैया वर्क एक्सटर्नल जो होता है वो तो होता है Q इंटू VB माइनस VA, यही होगा। कई बच्चों ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही, शाश्वत, यश, दोनों ने दे दिया आंसर। राहुल रंजन ऑल्सो गेव द राइट आंसर, वेरी गुड। आर्ची ऑल्सो गेव द राइट आंसर, वेरी गुड। तो बच्चों इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे ए और बी का पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब ये और ये सेम है, तो वर्क डन क्या क्या होना? कुछ नहीं होना। तो ये पॉइंट लिखो अपनी कॉपी में, टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, to move a charge on an equipotential surface, comma, work done is zero, work done is zero। अच्छा, एक बड़ी पेक्यूलियर प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। जो वर्क डन होता है ना इसका बच्चों, वो पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की बड़ी अजीबोगरीब प्रॉपर्टी है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी रास्ते से चले आना, जो वर्क डन होगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोले कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, एक बार ऐसे रास्ते से आए, एक बार इस रास्ते से आए, एक बार इस रास्ते से आए, एक बार इस रास्ते से आए, तो बताओ वर्क कितना होगा? जवाब इज जीरो। तो दो पॉइंट्स के बीच में जितना वर्क होना है उतना ही होगा, उसको रास्ते से कोई मतलब नहीं। तो ये भी लिख लो, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। चलो, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिश्ता देखो क्या है। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब लोग ध्यान से देखना, ये बच्चों में बात कर रहा हूं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला केस यही देख लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे। तो एक ऐसा सरफेस आइडेंटिफाई करो जिसके ऊपर चलने पे आपका पोटेंशियल ना बदले। तो आप सोचो अगर यहां पे हो और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में और बनाए, आप यहां पे हो, आप कौन से रास्ते पे चलोगे आपका पोटेंशियल चेंज ना हो? बिल्कुल सही, आप ऐसे चलो बच्चों, ऐसे। तो इस पूरी लाइन के ऊपर ना पोटेंशियल सेम होगा।
नाउ इफ यू थिंक या इफ यू एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट टू 3 डायमेंशंस, तो ये लाइन नहीं, ये एक्चुअली एक प्लेन होगा ऐसे, लाइक दिस। इस पूरे प्लेन के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, हाँ कि ना? तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप है बच्चों, आपने एनसीईआरटी में जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्होंने देखा भी होगा, वो ऐसे प्लेन्स होती है, प्लेन, एक प्लेन, फिर उसके थोड़ा आगे गए एक और प्लेन, फिर उसके थोड़ा आगे गए एक और प्लेन। तो ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल, इनफाइनाइट प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं किस केस में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। अच्छा मान लो ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, ये सरफेस सी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, इस पूरे पे पोटेंशियल सेम होगा, इस पूरे पे पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इन तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए बच्चों, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन से सरफेस का होगा? मुझे जरा फटाफट से व्हाट्सएप पे लिख दें। यश ने लिख भी दिया है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल यश ने लिखा है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड। राहुल रंजन ऑल्सो गेव द राइट आंसर। तो उन बच्चों ने बोला कि सर ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा? अभी तो समझाया मैंने। अगर आप ए को ही पॉइंट मान लेते हो बच्चों और बी पे जाते हो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलने पे आपका पोटेंशियल गिरेगा, तो यहां पे कम हो जाएगा, यहां जाओगे तो और कम हो जाएगा। यस और नो? तो रिलेशन आएगा वी ए इज मोर देन वी बी इज मोर देन वी सी। नोट कर लो इसको। वेरी गुड। शाश्वत ऑल्सो गिव द राइट आंसर, आर्ची गिव द राइट आंसर। ये एक और नंबर है, ये कौन है? ये प्रथम है क्या? मैंने क्वेश्चन मार्क लिख के भेजा, नाम बता दो अपना। कुछ और थोड़ा बहुत देखते हैं, आगे लिखो जरा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो यहां पर एक पॉइंट चार्ज है क्यू, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है ऐसे जाती है, लाइक दिस। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग हियर, हाउ शुड आई मूव सो दैट माई पोटेंशियल डज नॉट चेंज? सो वेन एवर यू आर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलना शुरू कर दो, आपका पोटेंशियल कभी भी, आपका पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप यहां से चलो ऐसे, यहां पहुंच जाओगे, चलते 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 यहां पहुंच गए, यहां चलो ऐसे। तो आप इस तरह से परपेंडिकुलर चलते जाएं तो आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो ये क्या शेप आ गई? इज इट अ सर्कल? द आंसर इज नो, इट्स अ स्फीयर। तो जब आप एक पॉइंट चार्ज को देखते हो, तो उसके आसपास जो स्फेरिकल ये होते हैं, स्फेरिकल सरफेसेस, दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इज इट क्लियर? अब इसमें भी अगर मैं बोलूं बच्चों ये पॉइंट ए है, ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, ये सरफेस सी है, विच वन इज एट मोर पोटेंशियल एंड विच वन इज एट लेस पोटेंशियल? बताओ फटाफट से। ए हाईएस्ट पे होगा, बी उससे कम, सी उससे कम। ध्यान दो, तो इसका ना प्लस चार्ज से दूर जाने पे पोटेंशियल गिरता है, प्लस चार्ज से दूर जाने पे पोटेंशियल गिरता है। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग जा रहे हो। यस और नो? नेगेटिव का भी सेम बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ही स्फेरिकल होंगे। एक और सिचुएशन देखते हैं। ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है जिसका डेरिवेशन हमने किया था, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर अगर मैं बोलूं ये पॉइंट है, अच्छा इसमें आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है, ऐसे, लाइक दिस। तो इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं बच्चों, वो सिलेंड्रिकल होते हैं ऐसे। एक ये सिलेंडर हो गया, एक ये सिलेंडर हो गया, उसके बाहर, फिर उसके बाहर सिलेंडर हो गया एंड सो। तो इनर मोस्ट सिलेंडर जो होगा इट विल बी एट हायर पोटेंशियल, उससे कम ये, उसके बाहर जैसे जाते रहोगे आपका पोटेंशियल गिरता जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था इक्विपोटेंशियल सरफेस का। हाँ शाश्वत, चलो तो आप लोग क्या करो, मैं एक दो क्वेश्चंस आपको देता हूं आज की क्लास में। अच्छा हम लोग जो है ना, अब मंडे को नहीं, हम पहले ही क्लास रख लेंगे यार, क्योंकि मंडे में तो बहुत दिन है अभी।
और थोड़ा कोर्स कवर अप करते हैं, तो होपफुली वी विल कीप अ क्लास ऑन सैटरडे, ठीक है, अराउंड सेम टाइम। तो सैटरडे को शाम को 5 या 6 बजे हम क्लास रखेंगे। और कुछ बच्चों ने मेरे को बोला सर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक उनके स्कूल में शुरू हो गया है, तो केमिस्ट्री का कोर्स भी मैं बहुत तेज कर दूंगा, डोंट वरी। हम अब फटाफट से सॉल्यूशंस को खत्म करके रेट्स ऑफ रिएक्शंस करेंगे, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके मतलब एक फिजिकल का पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम ऑर्गेनिक ही करेंगे। केमिस्ट्री में और कुछ नहीं है 12th में, ये 3 चैप्टर फिजिकल के हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक है पूरी, ठीक है। चलो तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।